श्री विनीत जैन जी, इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओज, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवियों और सज्जनों, आप सबको नमस्कार। लास्ट टाइम जब मैं ईटी समिट में आया था तो चुनाव होने ही वाले थे और उस समय मैंने आपके बीच पूरी विनम्रता से कहा था कि हमारे तीसरे टर्म में भारत एक नई स्पीड से काम करेगा। मुझे संतोष है कि ये स्पीड आज दिख भी रही है और देश इसको समर्थन भी दे रहा है। नई सरकार बनने के बाद देश के अनेक राज्यों में बीजेपी एनडीए को जनता का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। जून में ओडिशा के लोगों ने विकसित भारत के संकल्प को गति दी, फिर हरियाणा के लोगों ने समर्थन किया और अब दिल्ली के लोगों ने हमें भरपूर समर्थन दिया है। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि देश की जनता आज किस तरह विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, जैसा आपने भी उल्लेख किया, मैं भी कल रात ही अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं। आज दुनिया के बड़े देश हो, दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए हैं, ये पहले कभी नहीं था। ये पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान हुए डिस्कशन में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। आज भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़े विमर्श के सेंटर में है और कुछ चीजों में उसे लीड भी कर रहा है। मैं कभी-कभी सोचता हूं, अगर 2014 में देशवासियों ने हमें आशीर्वाद न दिए होते, अब आप भी सोचिए, भारत में रिफॉर्म्स की एक नई क्रांति शुरू होती, यानी मुझे नहीं लगता है कि हो सकता ये, कतई नहीं होता। आप भी इस बात को यानी सिर्फ कहने को नहीं, कन्विंस होंगे। क्या इतने सारे बदलाव होते क्या? आप पैसे जो हिंदी समझते होंगे
उनको मेरी बात तुरंत समझ में आई होगी। देश तो पहले भी चल रहा था। कांग्रेस स्पीड ऑफ डेवलपमेंट और कांग्रेस स्पीड ऑफ करप्शन, ये दोनों चीजें देश देख रहा था। अगर वही जारी रहता तो क्या होता। देश का एक अहम टाइम पीरियड बर्बाद हो जाता। 2014 में तो कांग्रेस सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही थी कि 2044, यानी 2014 में वो सोचते थे और उनका डिक्लेयर्ड टारगेट था कि 2044 तक भारत को 11th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे। 2044, यानी 30 साल का टाइम पीरियड था। ये था कांग्रेस का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। और विकसित भारत का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत टॉप 5 इकोनॉमी में आ गया। और साथियों, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अब अगले कुछ सालों में ही आप भारत को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते देखेंगे। अब हिसाब लगाइए, 2044, एक युवा देश को यही स्पीड चाहिए। और आज इसी स्पीड से भारत चल रहा है। साथियों, पहले की सरकारें रिफॉर्म से बचती रही, और ये बात भूलना नहीं चाहिए। ये ईटी वाले भुला देते हैं, नहीं मैं याद कराता हूं। जिस रिफॉर्म के गाजे बाजे हो रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ कंपल्सन था, कन्विक्शन से नहीं था। आज हिंदुस्तान जो रिफॉर्म कर रहा है वो कन्विक्शन से कर रहा है। उनमें एक सोच रही, अब कौन इतनी मेहनत करे, रिफॉर्म की क्या जरूरत है, अब लोगों ने बिठाया है, मौज करो यार, 5 साल निकाल दो, चुनाव आएगा तब देखेंगे। अक्सर इस बात की चर्चा ही नहीं होती थी कि बड़े रिफॉर्म से देश में कितना कुछ बदल सकता है। आप व्यापार जगत के लोग हैं, सिर्फ हिसाब किताब आंकड़े नहीं लगाते, आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करते हैं, पुरानी पद्धतियों को छोड़ते हैं। एक समय में कितने ही लाभकारक रही हो, उसको भी छोड़ते हैं आप। जो काल बाह्य हो जाता है, उसका बोझ उठाकर कोई उद्योग चलता नहीं है जी, उसे छोड़ता ही है। आमतौर पर भारत में, जहां तक सरकारों की बात है, गुलामी के बोझ में जीने की
एक आदत पड़ चुकी थी। इसलिए आजादी के बाद भी अंग्रेजों के जमाने की चीजों को ढोया जाता रहा। अब हम लोग आमतौर पर बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और कभी कभी तो लगता है कि ये जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, बड़ा श्रद्धापूर्ण मंत्र है, ऐसे बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसी बातें हम लंबे समय तक सुनते रहे, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए, इस पर काम नहीं हुआ। समय के साथ हम इन चीजों के इतने आदी हो गए कि बदलाव को नोटिस ही नहीं कर पाते। और हमारे यहां तो एक ऐसा इकोसिस्टम भी है, कुछ साथी यहां भी बैठे होंगे, जो अच्छी चीजों के बारे में चर्चा होने ही नहीं देते। वो उसको रोकने में ही ऊर्जा लगाए रखते हैं। जबकि लोकतंत्र में अच्छी चीजों पर भी चर्चा होना, मंथन होते रहना, ये भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए उतना ही जरूरी है। लेकिन एक धारणा बना दी गई है कि कुछ नेगेटिव कहो, नेगेटिविटी फैलाओ, वही डेमोक्रेटिक है। अगर पॉजिटिव बातें होती हैं तो डेमोक्रेसी को कमजोर करार कर दिया जाता है। इस मानसिकता से बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। साथियों, भारत में कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे, वो 1860 के बने थे, 1860 के। देश आजाद हुआ कि हमें याद नहीं आया, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में जीने की आदत हो गई थी। इनका मकसद 1860 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना, भारत के नागरिकों को दंड देना। जिस सिस्टम के मूल में ही दंड है, वहां न्याय कैसे मिल सकता था? इसलिए इस सिस्टम के कारण न्याय मिलने में कई कई साल लग जाते थे। अब देखिए, हमने परिवर्तन किया, बहुत बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसा नहीं हुआ है। लाखों ह्यूमन आवर्स लगे हैं इसमें, और भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने उसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 to 8 मंथ हुए अभी तो, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है, अखबार में नहीं। अब लोगों में जाएंगे तो बदलाव नजर आएगा। न्याय संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है, मैं बताता हूं। एक ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे। इसमें उम्र कैद की सजा हो गई। एक स्थान पर एक नाबालिग की हत्या के केस को 20 दिन में अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया। गुजरात में
गैंगरेप के एक मामले में 9 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ। 26 अक्टूबर को चार्जशीट भी दाखिल हो गई और आज 15 फरवरी को ही कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया। आंध्र प्रदेश में 5 महीने के एक बच्चे से अपराध के मामले में अदालत ने दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। इस केस में डिजिटल सबूतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और मामले में रेप और मर्डर के आरोपी की तलाश में ई प्रिजन मॉड्यूल से बड़ी मदद मिली। इसी तरह एक राज्य में रेप और मर्डर का केस हुआ और तुरंत ही पता चल गया कि संदिग्ध दूसरे राज्य में एक क्राइम में पहले जेल जा चुका है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी में भी समय नहीं लगा। ऐसे अनेक मामले में गिना सकता हूं जिसमें आज लोगों को तेजी से न्याय मिलने लगा है। साथियों, ऐसा ही एक बड़ा रिफॉर्म प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर हुआ है। यूएन की एक स्टडी में किसी देश के लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स का न होना एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया है। दुनिया के अनेक देशों में करोड़ों लोगों के पास प्रॉपर्टी के कानूनी दस्तावेज नहीं है, जबकि लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स होने से गरीबी कम करने में मदद मिलती है। ये बारीकियां पहले की सरकारों को पता भी नहीं था। और कौन इतना सरदर्द उठाए जी, कौन मेहनत करे? ऐसे काम कोई ईटी की हेडलाइन तो बनने वाली नहीं है, तो करेगा कौन? ऐसी अप्रोच से न देश चला करते हैं न देश बना करते हैं। और इसलिए हमने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत देश के 3 लाख से ज्यादा गांवों का ड्रोन सर्वे किया गया। 2.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए। और मैं ईटी को एक हेडलाइन आज दे रहा हूं। स्वामित्व लिखना जरा ईटी के लिए तकलीफ वाला है, लेकिन फिर भी वो तो आदत से हो जाएगा। स्वामित्व योजना की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 100 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की वैल्यू अनलॉक हुई है। 100 लाख करोड़ यानी 100 लाख करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी पहले भी गांव में मौजूद थी, गरीब के पास मौजूद थी, लेकिन इसका उपयोग आर्थिक विकास में नहीं हो पाता था। प्रॉपर्टी के राइट्स न होने से गांव के लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता था। अब ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई है। आज पूरे देश से ऐसी खबरें आती हैं कि कैसे
स्वामित्व योजना के प्रॉपर्टी कार्ड से लोगों का फायदा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की एक बहन से मेरी बातचीत हो रही। उस बहन को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड मिला हुआ है। इनका परिवार 20 साल से एक छोटे से मकान में रहता था। जैसे ही प्रॉपर्टी कार्ड मिला तो उनको बैंक से करीब 8 लाख का लोन मिला। 8 लाख रुपए का लोन मिला कागज मिलने से। इस पैसे से उस बहन ने एक दुकान शुरू की। अब उससे हुई कमाई से वो परिवार अब अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर पा रही है। एंड अब देखिए कैसे बदलाव आता है। एक और राज्य में एक गांव में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कार्ड दिखाकर बैंक से 4.5 लाख का लोन लिया। उस लोन से उसने एक गाड़ी खरीदी और ट्रांसपोर्टेशन का काम उसने शुरू कर दिया। एक और गांव में एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी कार्ड पर लोन लेकर अपने खेत में मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटी तैयार करवाई। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनसे गांवों में गरीबों को कमाई के नए रास्ते बन रहे हैं। ये रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की असली स्टोरीज हैं जो अखबारों और टीवी चैनल्स के हेडलाइन में नहीं आती है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में अनेकों ऐसे जिले थे जहां सरकारें विकास नहीं पहुंचा पाई और ये उनके गवर्नेंस की कमी थी। बजट तो होता था, डिक्लेयर भी होता था, सेंसस के रिपोर्ट भी छपते थे, ऊपर गया कि नीचे गया। करना ये चाहिए था कि इन जिलों पर खास फोकस करते, लेकिन इन जिलों को पिछड़े जिले, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसका लेबल लगाकर उन जिलों को अपने हाल पर छोड़ दिया। इन जिलों को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। यहां सरकारी अफसर भी अगर ट्रांसफर होती थी तो ये मान लिया जाता था कि पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेजा गया है। साथियों, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट, उस स्थिति को मैंने एक चुनौती के रूप में लिया और पूरे अप्रोच को ही बदल डाला। हमने ऐसे देश के करीब 100 से ज्यादा जिलों को आइडेंटिफाई किया, जिसको कभी बैकवर्ड जिला कहते थे। मैंने कहा ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, ये बैकवर्ड नहीं है। हमने यहां देश के युवा अफसरों को वहां पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। माइक्रो लेवल पर गवर्नेंस को सुधारने का प्रयास शुरू किया। हमने उन इंडिकेटर्स पर काम किया जिसमें ये सबसे पीछे थे। फिर मिशन मोड पर कैंप लगाकर सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को यहां लागू किया। आज इनमें से कई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। साल 2018 में, 2018 में असम के, मैं उन जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसको मैं कहता हूं, जिसको पहले की सरकार बैकवर्ड कहती थी, मैं उनका ही जिक्र करना चाहता हूं। असम के बारपेटा जिले में सिर्फ 26% एलिमेंट्री स्कूलों में ही सही स्टूडेंट
टू टीचर्स रेशियो था, ओनली 26%। आज उस डिस्ट्रिक्ट में 100% स्कूलों में स्टूडेंट टीचर रेशियो आवश्यकता के अनुसार हो गया। बिहार के बेगूसराय जिले में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लेने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या ओनली 21% थी। बजट नहीं था, ऐसा नहीं था, बजट तो था, ओनली 21%। उसी प्रकार से यूपी के चंदौली जिले में ये 14% थी। आज दोनों जिलों में ये 100% हो चुकी है। इसी तरह बच्चों के 100% टीकाकरण के अभियान में भी कई जिले बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में 49% से बढ़कर 86%, तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 67% से बढ़कर 93% हम पहुंचे हैं। ऐसी ही सफलताओं को देखते हुए ही अब देश के हम फिर ये एक प्रयोग बहुत सफल रहा, ग्रास रूट लेवल पर परिवर्तन लाने का प्रयास सफल रहा। तो जैसे पहले हमने 100 करीब करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए, अब हम एक स्टेज नीचे जाकर के 500 ब्लॉक्स, उनको हमने एस्पिरेशनल ब्लॉक घोषित किया है और वहां हम बिल्कुल फोकस वे में तेजी से काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के 500 ब्लॉक्स, उसकी बेसिक बदलाव आएगा, मतलब देश के सारे पैरामीटर बदल जाते हैं। साथियों, यहां बहुत बड़ी संख्या में इंडस्ट्री लीडर्स बैठे हैं। आपने कई कई दशक देखे, दशकों से आप बिजनेस में हैं। भारत में बिजनेस का माहौल कैसा होना चाहिए, ये अक्सर आपकी विश लिस्ट का हिस्सा हुआ करता था। सोचिए कि हम 10 साल पहले कहां थे और आज कहां हैं। एक दशक पहले भारत के बैंक भारी संकट से गुजर रहे थे। हमारा बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल था। करोड़ों भारतीय बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। और अभी विनीत जी ने जनधन अकाउंट की चर्चा भी की। भारत दुनिया के उन देशों में से एक था जहां एक्सेस टू क्रेडिट सबसे मुश्किल था। साथियों, हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्तर पर एक साथ काम किया। बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड, ये हमारी स्ट्रेटेजी रही। 10 साल पहले ये तर्क दिया जाता था कि देश में बैंक ब्रांच नहीं है, तो कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। आज देश के करीब करीब हर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। करीब 32 लाख करोड़ रुपए उन लोगों तक पहुंचे हैं जिनको बैंकों की पुरानी व्यवस्था के तहत लोन मिल ही नहीं सकता था। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एमएसएमईज के लिए लोन मिलना आज बहुत आसान हुआ है। आज रेहड़ी पटरी ठेले वालों तक को हमने आसान लोन से जोड़ा है। किसानों को मिलने वाला लोन भी 2 गुने से अधिक किया है। हम बहुत बड़ी संख्या में लोन दे रहे हैं।
बड़े अमाउंट में लोन दे रहे हैं और साथ ही हमारे बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 10 साल पहले तक इकोनॉमिक टाइम्स ही बैंकों के रिकॉर्ड घोटाले की खबरें छापता था। रिकॉर्ड एनपीएस पर चिंता जताने वाले एडिटोरियल छपते थे। आज आपके अखबार में क्या छप रहा है? अप्रैल से दिसंबर तक सरकारी बैंकों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। साथियों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं बदली है, ये सिस्टम बदला है जिसके मूल में हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी के पिलर्स कितने मजबूत हो रहे हैं। साथियों, बीते दशक में हमने फियर ऑफ बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदला है। जीएसटी के कारण देश में जो सिंगल लार्ज मार्केट की व्यवस्था बनी है, उससे भी इंडस्ट्री को बहुत फायदा मिल रहा है। बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। इससे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट घट रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। हमने सैकड़ों कंप्लायंसेस खत्म किए और अब जन विश्वास 2.0 से और भी कंप्लायंसेस को कम कर रहे हैं। समाज में, और ये मेरा कन्विक्शन है, सरकार का दखल और कम हो, इसके लिए सरकार एक डीरेगुलेशन कमीशन भी बनाने जा रही है। फ्रेंड्स, आज के भारत में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं। ये परिवर्तन फ्यूचर की तैयारी से जुड़ा है। जब दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो भारत में गुलामी की जकड़न मजबूत होती जा रही थी। दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान जहां दुनिया में नए नए इन्वेंशंस, नई फैक्ट्रियां लग रही थी, तब भारत में लोकल इंडस्ट्री को नष्ट किया जा रहा था। भारत से रॉ मटेरियल बाहर ले जाया जा रहा था। आजादी के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली। जब दुनिया कंप्यूटर क्रांति की तरफ बढ़ रही थी, तब भारत में कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। पहली 3 औद्योगिक क्रांतियों का उतना लाभ भले ही भारत नहीं ले पाया, लेकिन चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार है। साथियों, विकसित भारत की यात्रा में हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को बहुत अहम सहभागी मानती है। सरकार ने बहुत सारे नए सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, जैसे स्पेस सेक्टर। आज बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे स्टार्टअप्स इस स्पेस सेक्टर में बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही ड्रोन सेक्टर कुछ समय पहले तक लोगों के लिए क्लोज था। आज इस सेक्टर में यूथ के लिए बहुत सारा स्कोप दिख रहा है। प्राइवेट फर्म्स के लिए
कॉमर्शियल कोल माइनिंग का क्षेत्र खोला गया है। ऑक्शंस को प्राइवेट कंपनियों के लिए लिबरलाइज किया गया है। देश के रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट्स में हमारे प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है और अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी हम प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि इसमें और एफिशिएंसी आए। हमारे इस बार के बजट में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमने यानी पहले कोई ये बोलने की हिम्मत नहीं करता था, हमने न्यूक्लियर सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। साथियों, आज हमारी पॉलिटिक्स भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुकी है। अब भारत की जनता ने दो टूक कह दिया है, टिकेगा वही जो जमीन से जुड़ा रहेगा, जमीन पर रिजल्ट लाकर दिखाएगा। सरकार को लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, उसकी पहली आवश्यकता है। हमसे पहले जिन पर पॉलिसी मेकिंग का जिम्मा था, उनमें संवेदनशीलता शायद बहुत आखिर में नजर आती थी, इच्छा शक्ति भी बहुत आखिर में नजर आती थी। हमारी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को समझा, जोश और जुनून के साथ उन्हें सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाए। आज दुनिया की तमाम स्टडीज बताती है कि बीते दशक में जो बेसिक सुविधाएं देशवासियों को मिली है, जिस तरह वो एम्पावर हुए हैं, उसके कारण ही सिर्फ 10 साल में 25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इतना बड़ा वर्ग नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बन गया। ये नियो मिडिल क्लास अब अपनी पहला टू व्हीलर, अपनी पहली कार, अपना पहला घर खरीदने के सपने देख रहा है। मिडिल क्लास को सपोर्ट करने के लिए इस वर्ष के बजट में भी हमने जीरो टैक्स की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया है। इस फैसले से पूरा मिडिल क्लास मजबूत होगा, देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी और बढ़ेगी। ये प्रोएक्टिव सरकार के साथ ही एक सेंसिटिव सरकार की वजह से ही संभव हो पाया। साथियों, विकसित भारत की असली नींव विश्वास है, ट्रस्ट है। हर देशवासी, हर सरकार, हर बिजनेस लीडर में ये एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से देशवासियों में विश्वास बढ़ाने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। हम इनोवेटर्स को भी एक ऐसे माहौल का विश्वास दे रहे हैं जिस पर वो अपने आइडियाज को इंक्यूबेट कर सकते हैं। हम बिजनेस को भी पॉलिसीज के स्टेबल और सपोर्टिव रहने का विश्वास दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ईटी की ये समिट इस विश्वास को और मजबूती देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।